नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का जो 2019 में पेपर हुआ था वह सॉल्व कराएंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार आपको पेपर हल करना है, क्योंकि मैथ का पेपर बहुत से छात्र क्वेश्चन छोड़ कर आते हैं, क्योंकि 1 घंटे में सॉल्व करना होता है और 1 घंटे में सॉल्व कर नहीं पाते हैं। तो आपको हम 1 से और 18 तक सभी प्रश्नों को हल करके बताएंगे और ये भी बताएंगे आपको किस प्रकार वहाँ पर प्रश्न करने हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। देखते हैं दोस्तों, ये आपका 2019 में पेपर हुआ था गणित का। 25 अंक का आता है। कितने का? 25 अंक का। पूर्णांक कितना है? 25। समय कितना है? 1 घंटा। और यहाँ पर पढ़ते हैं निर्देश। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसमें 18 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए हैं, यानी कितने का प्रश्न है उसके सामने दिया है। जैसे ये है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है नंबर 1, तो ये 1 नंबर का है। ये 4 नंबर है, ये भी 1 नंबर का है। तो इस प्रकार उसके सामने दिए हैं, ये बताया गया है निर्देश फर्स्ट में। नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न हैं। जो यह प्रश्न पत्र है गणित का, इसमें 3 प्रकार के प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न और लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। यहाँ क्या बताया गया है? जो प्रश्न के उत्तर हैं वह अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है, आपको प्रश्न नहीं उतारना है, डायरेक्ट उत्तर लिखना है। तो देखते हैं, पहले समझते हैं कि आपको लिखना कैसे है। आपको क्या करना है? यहाँ पर लिखा है प्रश्न के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें, यानी प्रश्न को नहीं उतारना है। देखते हैं दोस्तों, आप इस प्रकार लिखेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 1 आप लिख सकते हैं, प्रश्न नंबर 1, या फिर आप इसकी जगह क्या लिखेंगे? उत्तर नंबर 1, ये भी लिख सकते हैं आप। उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर 1, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। या तो लिखें प्रश्न 1 या लिखें उत्तर 1, दोनों एक ही बात है। और आपको क्या करना है? यहाँ पर अपना जो भी हल करो वो डायरेक्ट हल कर सकते हैं, क्योंकि टाइम कम होता है। आपको प्रश्न उतारना नहीं है, डायरेक्ट उसको हल करना है या उसका उत्तर देना है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे विकल्प हमने समझाया। यहाँ पर जो आपका विकल्प था, जैसे 4 ऑप्शन दिए होंगे ABCD या फिर 1 2 3 4। तो आपके उसमें 1 2 3 4 दिया था और हमने हल किया तो उसमें 2 वाला सही था। तो आपको ये भी लिखना है, डायरेक्ट नहीं लिखना है। अगर आपके में आए A B C और D, अगर आपका B सही निकला, आपने हल किया और B सही निकला, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि B, और उत्तर भी लिखना पड़ेगा कौन सा सही है। जो विकल्प B में जो लिखा है वो सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो ये विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि छात्र क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं और ये नहीं लिखते। तब भी हो सकता है एग्जामिनर अगर सही नहीं हुआ तो आपको नंबर नहीं देगा। ये छोटी छोटी बातें आपको काम आएंगी। अब 5 तक विकल्प हैं और आपको लिखना ही यहाँ है। या तो आप प्रश्न नंबर डालें या फिर इसकी जगह उत्तर नंबर लिख सकते हैं। दोनों में से किसी एक को लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर आपको मिलेगा, क्योंकि निर्देश में डायरेक्ट दिया है कि आप उत्तर लिखें। तो आप यहाँ पर प्रश्न उतारना नहीं है। और यहाँ प्रश्न लिखा है, इसकी जगह आप उत्तर भी लिख सकते हैं। हमने आपको क्या बताया, या तो आप ये लिखें प्रश्न नंबर 1, या फिर इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं उत्तर नंबर 1।
और बीच में सेंटर में आपको लिखना है, जैसे हमने ये सेंटर में लिखा है लगभग, तो ऐसे लिखना है और लिखना स्टार्ट करना है। जैसे ये अब 5 तो आपको विकल्प के बारे में हमने आपको बताया, और 6 से अतला उत्तरी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको विकल्प में तो ये जिस ऑप्शन पे है वो ऑप्शन भी लिखना है, और जो उस ऑप्शन में जो कुछ दिया है वो लिखना है उत्तर हल करके। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सीधे सीधे प्रश्न नंबर डालो या उत्तर नंबर डालो और आप हल करना स्टार्ट कर दो। इतना समय नहीं मिलेगा कि आप उस प्रश्न भी लिखें फिर नीचे उत्तर भी लिखें। तो डायरेक्ट हमने आपको बताया कैसे लिखना है। आपको प्रश्न उतारना नहीं है, डायरेक्ट उत्तर नंबर, उत्तर 1 ये, या उत्तर 7 या उत्तर 8 या उत्तर 9 ऐसे डालते रहेंगे। यहाँ बीच में आपको क्या करना है, यहाँ बीच में डालना है उत्तर 6, उत्तर 7, उत्तर 8 और हल करते रहेंगे। ये इस प्रकार आपको हल करने हैं। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको ये पेपर यहाँ पर क्या दिया है। प्रश्न नंबर 1 पढ़ते हैं। निम्न में से निम्नलिखित में 9 का अपवर्त है, यानी ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। इसमें क्या बताना है, 9 का अपवर्त बताना है। तो हमने आपको बताया था जो 9 का अपवर्त होगा तो वो क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल अपवर्त के बारे में हमने बताया था, अपवर्त यानी मल्टीपल। तो 9 का मल्टीपल कौन सा है यहाँ में, यानी 9 का पहाड़ा, 9 एकड़ 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौक 36, ये है। अब ऊपर देखेंगे ये 1 है, ये तो गलत हो गया। ये चेक करके देख लेते हैं एक बार, ये 3 है तो 9 का पहाड़ा तो ये भी नहीं है। ये देखते हैं 9 दूनी 18, लेकिन 9 से स्टार्टिंग होगी तो इसलिए ये भी गलत है। तो आपका जो विकल्प 2 है वो सही है। तो इस प्रकार आपने देखा कि 9 का अपवर्त क्या था, 9 के अपवर्त यहाँ पर दिए हैं और यहाँ पर विकल्प में दिए हैं। अगर आपके विकल्प के बाद जो विकल्प 5 होते हैं उसके बाद आपके अति लघुत्तरी और लघुत्तरी आते हैं। अगर अति लघुत्तरी या लघुत्तरी में पूछा जाता कि 9 के अपवर्त बताइए तो 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौक 36, और आगे भी आप जितने भी 9 के पहाड़े लिख सकते हैं, क्योंकि ये अपवर्त होते हैं वो अनंत तक होते हैं, इनकी कोई गिनती नहीं होती। कि 9 का आगे तक गुड़ज लिखेंगे, ये गुड़ज है एक तरीका के, तो आगे तक लिखेंगे तो आप कहीं तक भी लिख सकते हैं, 20 तक गुड़ज, 30 तक गुड़ज, तो आप कहीं तक भी लिख सकते हैं। क्योंकि 2 नंबर में पूछा जाए तो आप बढ़ाकर भी लिख सकते हैं 2, 4 और। इस नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आप समझ गए होंगे इसको। देखते हैं दोस्तों, ये सभी आपके पेपर में प्रश्न आए हुए हैं और इनको हमने यहाँ पर ये हल करके दिखाया है। यानी आपका जो पहला प्रश्न था, यानी बहुविकल्पी प्रश्न, 1 नंबर से स्टार्ट होते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, और ये हमने आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाएं। 9 के अपवर्त कितने, यानी उसमें जो विकल्प था, जो वहाँ विकल्प था वो यहाँ हमने हल कर लिए। आपको जो हमने बताया है कि इसका जो विकल्प नंबर कौन सा सही था वो आपको लिखना है उत्तर डाल के, यानी इसका विकल्प नंबर 2 सही था। तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार लिखना, इस प्रकार है, आपको सॉल्व कर लें और उसका जो सॉल्व अलग कहीं रफ पर सॉल्व कर लें, और उसको क्या करना है, आपको ये इस प्रकार लिखना है उत्तर डाल के। जैसे प्रश्न नंबर 1 है तो या तो आप प्रश्न नंबर 1 लिखें या इसकी जगह लिखें उत्तर नंबर 1। तो इस प्रकार आपको लिखना है। यहाँ पर हमने क्या है, सॉल्व करके दिखाया है केवल। तो इस प्रकार ये हुआ। और नेक्स्ट उसमें प्रश्न क्या था, 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं। तो हम पहले पेपर में करते हैं, विकल्प जितने हैं यहाँ से जितने बिना हल किए सॉल्व हो सकते हैं या यहीं पर सॉल्व हो सकते हैं उन्हें यहाँ पर कराएंगे और उसके बाद हम कॉपी पर कराएंगे। देखते हैं दोस्तों, 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं। 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं अगर आपको याद हैं तो ठीक है, नहीं याद हैं, अगर बहुत से छात्र होंगे उन्हें याद नहीं है, तो अब इसको हमें क्वेश्चन को भी सही करना है।
तो हम आपको उपाय बताएंगे। यानी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो संख्याएं केवल स्वयं से विभाजित हों। लेकिन डेफिनेशन में क्या है? एक से और स्वयं से। अगर डेफिनेशन लिखने को आए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से तथा स्वयं से विभाजित हों। तो एक से तो सभी संख्याएं विभाजित हो ही जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर हम ट्रिक बता रहे हैं आपको, तो इसलिए आप ट्रिक अभाज्य संख्या में ये ध्यान रखेंगे कि केवल स्वयं स्वयं से विभाजित हों, जो संख्या है उसका उसी में भाग जाए, तो वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। और किसी संख्या से विभाजित न हो, कहने का मतलब है और किसी संख्या से पूरी पूरी विभाजित या पूरा पूरा भाग न जाए। तो हम चेक कर सकते हैं, इसको चेक करके देखते हैं। जैसे 31 है, तो 31 में किसी का भाग जाएगा नहीं, हमें पता है, क्योंकि दो का दे के दो का भाग लगाएंगे तब भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, तो इसमें जाएगा ही नहीं। आप भाग दे के देख लें। और इसमें देखें 33 में क्या है? 3 का चला जाएगा पहले तो, 33 में 11 का भाग चला जाएगा। देखें 3 एकन 3, 3 एकन 3, 11 बार जाएगा, 11 का 3 बार जाएगा। तो कहने का मतलब ये है 31 संख्या तो अभाज्य है, लेकिन 33 अभाज्य नहीं है। तो विकल्प नंबर 1 गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर 33 आ गई, तो अभी हमने चेक किया था 33, अभी हमने क्या किया था? चेक किया था 33। तो इसमें ये संख्या क्या है? 33 है। तो ये क्या है? अभाज्य नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी संख्या, ये दोनों यानी ये विकल्प, तो हम कह सकते हैं ये विकल्प हमारा गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, हम चौथा देखते हैं डायरेक्ट। तो इसमें क्या है? जो 39 है, यानी 31 में तो भाग चला जाए, वो सॉरी 31 अभाज्य संख्या है, इसमें भाग नहीं जाएगा किसी संख्या, केवल 31 का जाएगा। तो हम मान लेते हैं 31 अभाज्य संख्या है। और ये 39 में देखते हैं, इसमें 3 का चला जाएगा, 3 एकन 3 और 3 त्रिक 9, ठीक है। तो ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, किसी एक का चेक कर लें, अगर जा रहा है किसी संख्या का, तो हम क्या करेंगे? ये संख्या जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, तो विकल्प हमारा 4 भी गलत हो गया। क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है? अभाज्य संख्याएं हैं, तो यानी दोनों दोनों ही जिस विकल्प में दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या हो वही विकल्प सही होगा। तो 31 हमारी, हमने पहले आपको बताया 31 में केवल 31 का ही जाएगा और किसी संख्या का नहीं जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या है। और इसी प्रकार 37 में किसी का भी भाग देखें, 2 का देखें नहीं जाएगा, 2 का पूरा पूरा नहीं जाएगा, 3 का भी पूरा पूरा नहीं जाएगा, 5 का भी पूरा पूरा नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा पूरा पूरा। आप चेक कर सकते हैं, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं तो उनसे आप चेक, अभाज्य संख्याएं आप चेक कर सकते हैं। इनमें क्या करेंगे? 2 का भाग लगाएंगे, 3 का लगाएंगे, ठीक है, 5 का लगाएंगे, 4 का भी लगाएंगे। 4 का इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि 2 का लगाएंगे तो जिसमें 2 का चला जाएगा तो उससे 4 का भी विभाजित हो जाएगा लगभग। तो कहने का मतलब ये, आप चेक कर सकते हैं उनको इस प्रकार, या तो आप डायरेक्ट याद कर लो या जो हमने बताई ट्रिक उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो इसमें कौन सा आपका विकल्प 3 सही है, यानी 30 और 40 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं वो आपकी 31 और 37 होंगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये देखते हैं 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि उनका महत्तम समापवर्तक यानी मासा 12 है तो ये संख्याएं हैं। अगर आपके ये विकल्प में पूछा गया है, अगर ये कहीं जो आप परीक्षा अब देंगे तो उसमें कहीं 2 नंबर में पूछ लिया तो आप कैसे करेंगे? तो इसलिए हमने आपको विधिवत बताया है सॉल्व करके कि किस प्रकार करना है। देखते हैं दोस्तों, ये था आपका प्रश्न। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि उनका महत्तम समापवर्तक यानी मासा
12 है तो ये संख्याएं हैं। तो हमने अगर 2 नंबर में या 1 नंबर में आता है तो इस प्रकार आपको लिखना है, और विकल्प में तो सीधे सीधे आपको विकल्प में देखना है और वो विकल्प लिख देना है, आंसर लिखना है वहाँ पर। तो विकल्प में क्या है, ये संख्याएं दे रखी होंगी, लेकिन सॉल्व तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन 2 नंबर में आए तो आपको ये कॉपी में दिखाना पड़ेगा। अगर विकल्प में आया है तो विकल्प में ये देखना पड़ेगा कौन सा आंसर मैच खा रहा है, क्योंकि वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें चार चार उत्तर हैं आपके। तो उसमें से जो हल करेंगे वो मैच करेंगे। लेकिन 2 नंबर या 1 नंबर के लिए हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है। संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 1:2:3। तो इस प्रकार आप लिख लेंगे। मासा बराबर 12, ये आपके प्रश्न में दोनों चीज़ दी हैं, मासा भी दिया है, संख्याओं का अनुपात भी दिया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, संख्याएं बतानी हैं। ठीक है, 3 संख्याएं जो हैं ये अनुपात में हैं, और इन्हें हमें बिना अनुपात के, या हम कह सकते हैं रियल में जो संख्याएं हैं वो बतानी है। तो कैसे निकालेंगे, अतः संख्याएं 12 का गुणा इन तीनों में कर देंगे एक एक करके। तो 1 में करेंगे 12 गुणा, 2 में करेंगे, जो अनुपात दिया है उसमें कर देंगे कॉमा लगा के, क्योंकि संख्याएं बतानी है हमें। अनुपात में अगर पूछा जाता है कि संख्याएं अनुपात में बताओ तो हम अनुपात लगा देते, लेकिन हमसे पूछा गया है संख्याएं बताओ तो हम अलग अलग संख्याएं बताएंगे। तो 12×1 = 12, 12×2 = 24 और 12×3 = 36। तो इस प्रकार हमारी संख्याएं निकली 12, 24 और 36, क्योंकि ये प्रश्न आपके 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार आपने देखा जो आपका विकल्प कौन सा है, 12, 24 और 36, यानी विकल्प नंबर 2 सही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 4 नंबर। किसी कक्षा में किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं। किसी कक्षा में क्या है, 30 बच्चे हैं, उसमें से 80% 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं। तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं। तो यहाँ पर हम आपको सॉल्व करके इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न आपके अति लघुत्तरी या लघुत्तरी में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन्हें सॉल्व कर लें। देखते हैं दोस्तों, किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं। देखते हैं दोस्तों, उत्तीर्ण बच्चे हमें क्या निकालना है, उत्तीर्ण बच्चे। तो हम लिखेंगे उत्तीर्ण बच्चे बराबर 30 × 80%, क्योंकि कुल कितने 30, और 30 का 80% निकाल देंगे तो उत्तीर्ण निकल आएंगे। परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो 100 का भाग लगेगा, और 100 से ये 2 जीरो है, उससे ये 1 जीरो और 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 8 का और 3 का गुणा करेंगे, 8 × 3 = 24 बच्चे निकलेगा। इस प्रकार आप 2 नंबर या 1 नंबर में आए तो सॉल्व करेंगे, इतना सॉल्व करेंगे आप। और विकल्प में देखते हैं 24 कौन से विकल्प में है, तो आप उसको उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। 24 यानी विकल्प नंबर 1 सही है, 24 बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 18% का भिन्न रूप होगा। 18% का क्या है, भिन्न रूप। इसे आप सॉल्व कर लें। 18 बट्टे यानी 18%, अगर 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ सकता है तो इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं दोस्तों, 18% बराबर, जब प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 100 का भाग लगेगा, तो कितना हो जाएगा 18/100। अब क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे अंश में और 2 का भाग हर में लगाएंगे, तो यहाँ पर कितना उत्तर आएगा 9/50। तो ये आपके विकल्प है, तो आप विकल्प देखेंगे कि कौन सा विकल्प हमारा सही है। कितना आया था 9/50, तो विकल्प नंबर 4 सही है। तो इस प्रकार आपने विकल्पों को सॉल्व किया। 5 विकल्प बहुविकल्पी प्रश्न आपके दिए थे। अब क्या करना है, इसे लिखना भी हमने बताया कैसे लिखना है। जैसे 5वां प्रश्न है तो आपको लिखना है उत्तर
उत्तर 5 और ये लिखना है पूरा 4/9/50, ये उतार देना है 4/9/50। 4 का मतलब ये है विकल्प चौथा और 9/50 आंसर है इसका, 18% का भिन्न रूप। तो इस प्रकार आपने समझा, क्योंकि यहाँ हम आपको ये भी समझा रहे हैं कि आपको पेपर करना कैसे है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अति लघुत्तरी प्रश्न। यहाँ पर दिया है 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो हमने आपको बताया है, अब इसे क्या करना है, इसे तो आपको उत्तर डाल के सॉल्व ही करना पड़ेगा, यानी उत्तर इसका देना ही पड़ेगा। तो 3 अंकों की, और लिखना कैसे ये भी देख लें। डायरेक्ट नहीं लिखना है, संख्या तो आपको पता है कौन सी है, क्योंकि बहुत से छात्र क्या करेंगे, ये पूछा है 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, तो वो क्या करेंगे 100 लिख देंगे बस। यानी उन्होंने क्या लिखा, वो लिखेंगे उत्तर, उत्तर कितना 6 और यहाँ लिख देंगे 100, बस हो गया काम। लेकिन आपको नंबर विधिवत चाहिए, यानी एक भी कटने की गुंजाइश न रखें, यानी एग्जामिनर आपके अंक काट ना सके। तो आपको विधिवत लिखना पड़ेगा, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बराबर 100। तो इस प्रकार आप लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर नहीं देंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपका जो प्रश्न है, क्या प्रश्न है देखते हैं दोस्तों। 7वां प्रश्न, 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो 35 सेंटीमीटर वाले वृत्त का परिमाप देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं आपका जो प्रश्न नंबर 7। अब हम जो प्रश्न हैं वो हमने लिख रखे हैं, तो हम यहाँ से कराएंगे, बीच बीच में दिखा दिया करें कौन कौन से प्रश्न हैं। तो 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का परिमाप या फिर परिमाप को ही परिधि कहते हैं। तो वृत्त की जो परिधि होती है उसका सूत्र होता है 2πr। तो पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7, और आर यहाँ पर क्या है, त्रिज्या है। हमें यहाँ क्या दिया है, व्यास। तो जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या बराबर व्यास/2। तो व्यास कितना है 35/2, तो आर की जगह हम 35/2 लिखेंगे। देखते हैं दोस्तों, 2 हमने लिखा, 2 के बाद पाई की वैल्यू लगाई, ये सभी गुणा में है। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 35/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 7 का भाग लगाएंगे तो 5 बार जाएगा, 7 पंजे 35, 2 से 2 कैंसिल, यानी 2 का 2 में भाग लगाएं 1 बार जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या रहेगी। तो हमारे पास 22 और 5 बचे, ये भी गुणा में। तो 22 का 5 में गुणा करेंगे तो 1 से 10 आएगा। तो यहाँ पर जो आपकी इकाई क्या है, मात्रक या इकाई सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर ये जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। तो हम क्या करेंगे, 7 का भाग लगाएंगे। तो 7 का जब भाग लगाएंगे तो हम 3 पॉइंट तक दिखा देंगे, तो ये आएगा 3.428। तो ये आपका उत्तर आया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपका प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये आपका 9 नंबर जो प्रश्न है, क्या है, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। तो इसका उत्तर आपका होगा, किसी तल पर स्थित एक रेखा में असंख्य, जिनकी कोई संख्या नहीं है, असंख्य या अनंत बिंदु हो सकते हैं। दोनों में से किसी को लिख सकते हैं, असंख्य या अनंत बिंदु हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा अनुपात बड़ा है। प्रश्न नंबर 10, यानी 2:3 और 5:8 में। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको सॉल्व करके ही लिखना है। देखते हैं दोस्तों, क्या करेंगे, ये आपका दिया है कौन सा अनुपात बड़ा है, 2:3 और 5:8 में। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2:3 को 2/3
और 5/8। अब हम क्या करेंगे, अगर किसी प्रकार इनके जो इसमें जो भिन्न होती है, ये आपका अंश है, ये आपका हर है, यानी जो 5 है वो अंश हैं और नीचे जो बट्टे के नीचे जो संख्या होती है वो हर कहलाती है। तो किसी भी प्रकार इन संख्याओं के जो 5/8 और 2/3 हैं, इनके नीचे समान संख्या हो जाए तो जो अंश में संख्या होगी, जो बड़ी संख्या होगी दोनों में से, वही अनुपात बड़ा होगा। तो इस प्रकार कैसे हो सकता है, तो ऐसे हो सकता है 8 का गुणा इसमें कर दिया जाए 3 में, तो 8 तिया 24 हो जाएंगे, और 3 का गुणा इसमें कर दिया जाए। लेकिन तरीका ये होता है, जितना गुणा अंश में करेंगे उतना गुणा हर में करना पड़ेगा। तो 8 का गुणा हमने क्या किया, अंश में किया और 8 का हर में किया। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, यानी 16/24। इसी प्रकार इस भिन्न में क्या किया, 3 का अंश में और 3 का हर में, तो ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 और 8 तिया 24, यानी हमने क्या किया, हर समान कर लिए। या फिर आपको पता लगाना है कि कितना आएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते थे। 8 तिया 24, यानी इनका जो एलसीएम 24 आएगा, तो 24 में क्या करेंगे, इनका एलसीएम हमने लिया, 8 तिया 24 आएगा, 24 आया। अब हमें इसमें देख रहे हैं कि कितने का गुणा करना पड़ेगा, तो 3 का भाग, यानी अंश में क्या है, अंश में 2 है और हर में 3, तो हर का भाग लगाओ, क्योंकि गुणा हमें हर में ही करना है। तो क्या करना है, 3 का भाग लगाएंगे, तो 3 का भाग लगाएंगे तो 8 बार जाएगा। तो 8 का गुणा ये हमने पता कर लिया। कि बहुत से छात्र ये सोचे हैं कि 8 कैसे पता कर लिया आपने, तो हमने ऐसे पता कर लिया कि इनका पहले जो भिन्न हैं दोनों, उनका एलसीएम लिया, यानी 8 और 3 का एलसीएम 24 होगा। अब हम 3 का भाग लगाएंगे तो हमें पता पड़ जाएगा कि इस भिन्न में हमें कितने का गुणा करना है, अंश में और हर में। और यहाँ पर क्या करना, फिर 24 में हम 8 का भाग लगाएं तो हमें पता पड़ जाएगा इस भिन्न में हमें कितने का गुणा करना है। क्योंकि 24 में 8 का भाग लगाएंगे तो 3 बार, सॉरी, 8 का भाग लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, 24 में 8 का भाग लगाएंगे तो 3 बार जाएगा। तो इस प्रकार हमने पता कर लिया कि 3 का अंश में और 3 का हर में गुणा करना है। तो अब जिसका अंश बड़ा है वह भिन्न बड़ी है, वो वही अनुपात बड़ा होगा। तो इस प्रकार आपके 16/24 बड़ा है, तो 16/24 यानी कि 2/3, 2/3 यानी कि 2:3 बड़ा है। तो इस प्रकार हमने ज्ञात कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका जो प्रश्न पूछा गया है, एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, यानी जो 40 कप थे उसने बेच दिए, कुल कितने प्रतिशत कप बिके, हमें ये बताना है कुल कितने प्रतिशत कप बिके। तो आपको क्या बताना है, ये प्रश्न दो तरीके से हम कर सकते हैं। या तो इसको हम प्रतिशत से निकालें, या फिर हम इसे क्रय विक्रय से भी निकाल सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसे प्रतिशत से ही निकालेंगे। देखते हैं दोस्तों, कुल कप कितने थे, 60 थे, 60 लिखे, बिके कप कितने, 40। तो यानी हमें क्या करना है, कितने प्रतिशत कप बिके ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिके कप का प्रतिशत निकालेंगे। तो बिके कप कितने, यानी बिके कप बट्टे कुल कप लिखेंगे और 100 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बिके कितने 40 और कुल कप कितने थे 60 और गुणा 100 का कर दिया, क्योंकि हमें प्रतिशत में बनाना है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 4 से 10 गुणा 40 में 4 से बट्टे 6। अब यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 से बट्टे 3 आएगा, क्योंकि 2 का देंगे 6 में तो 3 और 4 से में 2 से। अब 3 का भाग देंगे तो 66.66% आएगा। तो इस प्रकार आपने ये कर लिया। अगर आप ध्यान भूल जाते हैं कि हमें करना कैसे है, ये चीज़ भूल गए, तो आप ध्यान रखना, आपके जब टेस्ट होते हैं तो आपने देखा होगा 30 नंबर का टेस्ट है और आपको 28 नंबर मिलते हैं, तो आपके टीचर क्या करते हैं, 28/30
30 ऐसे लिखते हैं। तो कहने का मतलब यह कुल टेस्ट तो आपका 30 का था, कुल टेस्ट आपका 30 का था, उसमें से आपको 28 नंबर मिले। अब आप चाहो तो इसको परसेंटेज में बनाना है कि हमारे कितने प्रतिशत मार्क्स या नंबर आए, तो आप 100 का गुणा कर देते हो तो आपको पता पड़ जाता है कि कितने प्रतिशत आए। तो इस प्रकार आप ये न लिख के आप डायरेक्ट भी इसे कर सकते थे कि विके कप का प्रतिशत बराबर 40/60 गुणा 100, और इसे सॉल्व कर दें। क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे होंगे, क्योंकि वहाँ कम टाइम बचा तो आप क्या करोगे, तो क्या चीज़ तुम हटा सकते हो, हटाने वाली चीज़ क्या है वो हटा सकते हो, तो इसे हटा सकते हो जब कम टाइम बचता है या जिसको कम समझ में आता है। तो ये प्रतिशत का ही है, प्रतिशत से ही होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये आपका प्रश्न पूछा गया है लघुत्तरी में, 18 माइनस बड़ा कोष्टक 40 प्लस मझला कोष्टक 16 माइनस छोटा कोष्टक 18 माइनस 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो बोर्ड मास से है, जो बोर्ड मास रूल आपका था BODMAS। तो बोर्ड मास रूल में क्या था, जो बोर्ड मास रूल था आपका BODMAS, उसमें क्या है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, और ब्रैकेट में भी आपका रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, ये सॉल्व होंगे। फिर ऑफ, यानी इंग्लिश में ऑफ लिखा हो या फिर हिंदी में का लिखा हो तो इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन इसका चिन्ह गुणा ही होता है, लेकिन अगर लिखा है तो इसे पहले सॉल्व करेंगे। फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इस प्रकार आपको सॉल्व करना है, ये चिन्ह जब सब दिए हो तब। अब इसमें क्या है, कोष्टक हैं, तो कोष्टक पहले अंदर वाला ये छोटा वाला सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये प्रश्न था, हमने ये प्रश्न लिखा क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं, तो एक बार इसको लिख लिया। तो फिर क्या करेंगे, ये कोष्टक सॉल्व करेंगे। जब ये कोष्टक सॉल्व करेंगे तो 18 में से 5 गए 13 बचेंगे, बाद बाकी जैसा है सब हमने उतार लिया, जैसा था यहाँ तक उतारा, और ये कोष्टक ये सॉल्व हुआ तो हमारे 13 आए। अब हमारा ये कोष्टक छोटा वाला हट जाएगा और ये हमारा मंझला कोष्टक लग जाएगा। तो अब नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, ये यहाँ तक उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, 16 में से 13 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, और ये मंझला कोष्टक हट जाएगा तो बड़ा कोष्टक आ जाएगा। यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, 17 और 3, वो 14 और 3 17, और ये कोष्टक हट जाएगा, इसके बाहर चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। इस प्रकार 18 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये आपका पेपर, ये लघुत्तरी प्रश्न था आपका, लघुत्तरी प्रश्न था आपका। कौन सा नंबर, 12 नंबर। अब नेक्स्ट 13 नंबर क्या दिया है, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए। तो हमने आपको बताया है पटरी और प्रकार की सहायता से किस प्रकार बनाना है। देखते हैं दोस्तों, पटरी और प्रकार की सहायता से किस प्रकार बनाना है। यहाँ पर क्या करेंगे, लगभग 5 सेंटीमीटर के आसपास ये पैमाने से हमने क्या की, ये लाइन खींच ली। इसके बाद पेंसिल को प्रकार में लगा के एक दूरी लेके, कोई सी दूरी लेके ऊपर पॉइंट मानकर ऊपर प्रकार की नोक रखेंगे, और यहाँ से ऐसा एक चाप लगाएंगे पहले, और दूरी को कम ज़्यादा नहीं करेंगे, दूरी को क्या करेंगे, कम ज़्यादा नहीं करेंगे। इस प्रकार हमने चाप लगाया, यहाँ पर किस प्रकार लगाया, यहाँ पर नोक रख के ये करके यूँ चाप लगा दिया। फिर क्या करेंगे, इस लाइन पर यहाँ यहाँ पर इस लाइन पर यहाँ काट रहा है, यहाँ प्रकार की नोक रख के एक चाप लगाया, फिर यहाँ रखा, यहाँ पर पहला चाप लगाया, उसको पॉइंट में प्रकार की नोक रखें, दूसरा चाप लगाया। फिर क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले से पहले चाप से ये चाप मारा, दूसरे चाप से ये चाप मारा, और हमने मिला दिया। तो इस प्रकार आपका 90 डिग्री का कोण बन गया, BOA। ये क्या है, 90 डिग्री का कोण बन गया पटरी और प्रकार की सहायता से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये आपका प्रश्न 14 नंबर है। राम ने 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा। कितने में, 300 रुपये में खरीदा विराम। वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% लाभ हो। ये लाभ हानि का प्रश्न है,
ये कभी कभी एक आध प्रश्न आपके आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, तो आप उन्हें भी देखें। क्रय मूल्य कितना है, खरीदा कितने में, जितने में खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। कितना है, 300 रुपये। लाभ कितना, 20% लाभ, यानी 20% लाभ हो, तो लाभ दिया है 20%, तो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट बट्टे 100, ये सूत्र होता है। और हम बताएंगे डायरेक्ट भी इसको। तो 300 लाभ की जगह और क्रय मूल्य की जगह हमने मान लगाए, क्रय मूल्य 300 गुणा 100 प्लस लाभ कितना है 20 बट्टे 100। तो ये हमने क्या किया है, मान लगाया है और कुछ नहीं किया है। यहाँ पर 100 और 20 को ऐड करेंगे तो 120, और गुणा में है 300 गुणा 120 बट्टे 100। अब क्या करेंगे, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ कितने बचेंगे, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ 120। 3 और 120 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 320 रुपये। यानी विक्रय मूल्य कितना निकला, 320 रुपये। अब बहुत से छात्र होंगे, उन्हें क्या होगा, ये प्रॉब्लम हो सकती है कि विक्रय मूल्य तो यानी लाभ हानि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसे हम क्या करें, क्योंकि आपके सिलेबस में प्रतिशत है, तो इसे आप प्रतिशत से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, राम ने 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा, वह कितने रुपए में बेचे। तो आपको क्या लिखना है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य लिख सकते हैं, ठीक है। तो विक्रय मूल्य लिख सकते हैं, या फिर ये भी ध्यान भूल गए तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 300 गुणा, ये कितना है, 20% लाभ कमाना है कोई चीज़, जैसे 300 रुपये की है और 300 रुपये की 300 रुपये में अगर हम बेच दें, तो वो चीज़ अगर परसेंटेज में बनाएंगे तो कितने में बनेगी, 100% है ना, हमने लाभ कमाया ना हानि हुई। अगर लाभ होगा तो इसमें 100 में ऐड करेंगे, हानि होगी तो उतने ही घटाएंगे। तो कितना क्या हुआ है, लाभ हुआ है, तो 100 में 20 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 120%। आप इसे इस प्रकार आप 300 का 120% निकालेंगे। प्रतिशत प्रतिशत से भी इसे कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, 300 का 120% ऐसे करके लिख के आप इसे सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा, 300 गुणा 120 बट्टे 100, क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 100 का भाग लगेगा। इस 100 से क्या है, दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, 120 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना कितना आएगा, 360। तो इस प्रकार आपने इस लाभ हानि वाले प्रश्न को भी प्रतिशत से सॉल्व कर दिया, तो आप इतना कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 15, पेपर में पढ़ते हैं एक बार। प्रश्न नंबर 15, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 रहे। देखते हैं दोस्तों कैसे करते हैं इसे। 15 नंबर प्रश्न है, ये आपका प्रश्न लासा और मासा का है। तो जब इस प्रकार का प्रश्न आए और शेषफल जब 3 संख्याएं दी हैं और तीनों संख्याओं के शेषफल दिए हैं, तो जिसका जो शेषफल दिया है उसे घटा देंगे। जैसे 49 में से एक घटाया, क्योंकि एक शेषफल है तो 48। 59 में से एक कम की, 59 में से कितना कम करेंगे, सॉरी 3 कम करेंगे, क्योंकि उसका जो शेषफल 3 है तो 56 बचेंगे। 1 से 9 में से 5 कम करेंगे, क्योंकि 1 से 9 का जो शेषफल है वो कितना बचा, 1 से 9 संख्या का आपका 5, तो 5 कम करेंगे। तो इस प्रकार हमें 104, 56 और 48 कितना मिला, जो संख्याएं मिली 48, 56 और 104। और हमने आपको भाग विषय मासा बताया है किस प्रकार करना है। तो सबसे छोटी संख्या 48, 48 का भाग देंगे 56 में, क्योंकि 3 संख्याएं हमें मिली हैं, तो 56 में देंगे 48 1 48, कितने बचे 8,
अब इसको यहाँ लिखेंगे क्योंकि शेषफल 8 बचा। अब 8 का भाग देंगे, 8 से 48, 0 बच गया। जब तक 0 ना आ जाए तब तक ऐसे ही क्रम चलाते रहते हैं। अब क्या करेंगे, 8 हमें मिल गया। अब 8 का भाग देंगे जो तीसरी संख्या है, तो पूरा पूरा भाग मतलब मैक्सिमम कितना भाग जाएगा ये देखते हैं, यानी एक बार हमें भाग देना होता है। तो 8 का हम मैक्सिमम 13 बार दे सकते हैं, तो 8 का 13 बार देंगे। यहाँ शेष कोई नहीं बचा, अगर बचता तो यही क्रम चलता जैसे यहाँ चलाया है हमने। तो इस प्रकार जो मासा निकला वो 8 निकला। तो 48, 56, 104 का मासा 8 है। तो आप भागवत से मासा भी सीख गए। अगर और भी कोई संख्या बचती, जैसे यहाँ पर अगर 2 बचता, तो अब क्या करते, जितने का भाग दे रहे हैं वो क्या करते, यहाँ आता है यही क्रम है, यही तो 48 जितने का भाग दिया था यहाँ आया शेष में। अब 2 का भाग देंगे, 2 चौक 8। तो इस प्रकार ये हमने बताया है अपनी तरफ से कि और भी शेष बचता, और भी इसमें बचता तो जिसका भाग दे रहे हैं उसमें भाग देते, ऐसा ही क्रम चलता रहता है। यानी एक बार भाग देते हैं, जैसे 8 का हमने भाग दिया है तो मैक्सिमम बार देते हैं, कितनी अधिक से अधिक बार भाग दें कि ये संख्या या तो कुछ शेष रहेगा या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार आपने मासा भी सीख लिया और ये पेपर में आपके पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 5a² प्लस 4a-2 का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर -2। यानी a का जहाँ a है, जिस जिस जगह a है उस जगह क्या करेंगे, a का मान रख देंगे। तो हमने जो उतार लिया और a बराबर -2 रखने पर, तो यहाँ क्या था 5 और a² की जगह कोष्टक में बंद करके हमने लिख दिया मान, क्योंकि माइनस का चिन्ह है। तो इस प्रकार यहाँ 4a है, तो a की जगह हमने मान लगा दिया जी। तो अब क्या करेंगे, घात 2 है तो 2 बार, यानी -2 -2, 5 तो हमारे पहले से है ही, ये गुणा में प्लस का चिन्ह ये, फिर क्या करेंगे 4, ये वाला माइनस गुणा में ये लिख दिया, और -2 ये पहले से हैं हमारे पास। अब इनको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 5 का गुणा करेंगे 2 में, 5 दूनी 10, 5 प्लस के ये माइनस का, तो माइनस के 10 का गुणा करेंगे 2 में, तो 10 दूनी 20 और माइनस माइनस प्लस, प्लस के 20 आएंगे। तो इस प्रकार आपने माइनस और प्लस में जो गुणा किया वो समझा। अब यहाँ पर 4 का गुणा 2 में करेंगे 8, और वो भी प्लस माइनस माइनस के 8, और ये वाले 2 ऐसे ही उतार देंगे। अब माइनस माइनस के ऐड कर लेंगे, 8 और 2 10, माइनस के 10 हो जाएंगे, और ये 20 हमने ऐसे ही उतार लिए। अब 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 बचेगा। तो इस प्रकार आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 17 नंबर प्रश्न। इसे आपको ऐसे लिखना है। किस प्रकार लिखना है देखते हैं दोस्तों। आपके पेपर में ये चित्र आया है और दिया है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपके ऐसे लिखना है, जैसे त्रिज्याएं पूछी गई हैं, हम आपको प्रश्न दिखाएंगे। 3 त्रिज्याओं के नाम ये गए, 3 जीवाओं के नाम ये है, और वृत्त का व्यास यानी वृत्त के व्यास का नाम ये है, और वृत्त का केंद्र ये है। अब देखते हैं प्रश्न में देखते हैं 17 नंबर। यहाँ पर हमने डायरेक्ट उत्तर लिखे थे, ये लिखा है आपका, नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 नंबर में है ये, लघुत्तरी सभी आपके 2 नंबर के हैं। क्या प्रश्न है, 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए। तो क्या लिखेंगे 3 त्रिज्याओं के नाम, तो वृत्त के केंद्र से जो परिधि को वृत्त के केंद्र से जो परिधि को टच करे वो क्या होती हैं, त्रिज्याएं होती हैं। तो इस प्रकार आपकी ये 3 त्रिज्याएं यानी OA, OB और OC। तो आप लिखेंगे कैसे, 3 त्रिज्याओं के नाम बराबर OA, OB और OC। और क्या पूछा है, 3 जीवाओं के नाम लिखिए। जीवा कौन सी होती हैं, जो आपकी यानी परिधि को टच करे एक साइड से दूसरी साइड। तो ये आपकी एक जीवा हो गई, कौन सी, आपकी एक जीवा ये हो गई AB, यानी परिधि को टच करे, ठीक है। और आपकी कौन सी हो गई, BC हो गई, और AC हो गई, यानी 3 आपकी जीवाएं ये हो गई। नेक्स्ट प्रश्न का पूछा गया है,
वृत्त के व्यास का नाम लिखिए, और ये आपका वृत्त का व्यास है, और कौन सा है, ए सी। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, वृत्त का व्यास ही होती है। वृत्त का केंद्र क्या है, वृत्त का केंद्र ओ है। तो इस प्रकार आपने कितनी सरल तरीके से इस प्रश्न को हल किया। नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न पढ़ते हैं। सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखते हैं दोस्तों किस प्रकार यह प्रश्न करते हैं। देखते हैं दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। इसमें क्या है, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु पूछी है, तो वर्तमान आयु मान लेते हैं। माना रेशमा की, यहाँ लिख देंगे, आप लिख देना, यहाँ छूट गया है। रेशमा की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और सलमा की वर्तमान आयु, अगर हमने रेशमा की वर्तमान आयु मान ली तो सलमा की वर्तमान आयु पता पड़ जाएगी। किस प्रकार, यहाँ देखते हैं, इस कंडीशन से कितनी हो जाएगी, सलमा यानी जो सलमा की आयु है वह अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। तो क्या करेंगे, 10 यहाँ पर ऐड कर देंगे। हमने माना रेशमा की आयु x और सलमा की आयु, ये सलमा की वर्तमान आयु x प्लस 10 वर्ष। अब क्या करेंगे, प्रश्न में पूछा है 4 वर्ष पहले, तो अगर हम इनकी आयु जो मानी है वो 4 वर्ष पहले कितनी होंगी, यानी आज वर्तमान है, पहले यानी कम होगी। तो क्या करेंगे, 4 वर्ष पहले दोनों की आयु क्या होगी, 4 वर्ष कम होगी, तो हम 4 कम कर देंगे। तो रेशमा की आयु यानी 4 वर्ष पहले की है ये, 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु x माइनस 4 वर्ष, और सलमा की आयु, सलमा की यहाँ पर वर्तमान में कितनी है, x प्लस 10, x प्लस 10 है, उसमें से 4 कम करेंगे तो इस प्रकार कितनी निकलेगी, 10 में से 4 घटाएंगे x प्लस 6 वर्ष। तो ये कंडीशन आपकी बन गई। अब प्रश्न में दिया है 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दोगुनी थी। तो हमने 4 वर्ष पहले की आयु बना ली, अब हमें केवल 2 का गुणा करना है। अब हमें ये देखना है कि किसकी आयु बड़ी और किसकी छोटी है। तो सलमा की आयु, जो सलमा की आयु है आपकी, सलमा की आयु रेशमा की आयु की दोगुनी थी, यानी जो रेशमा की आयु है, रेशमा की आयु कितनी है, यहाँ पर 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु x माइनस 4, तो इसकी दुगनी थी। इसकी दुगनी कौन थी, किसकी आयु थी, सलमा की आयु। सलमा की आयु कितनी निकाली है 4 वर्ष पहले, x प्लस 6। अब यहाँ बराबर का चिन्ह लगाया है, तो क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे तो हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जो यहाँ पर 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दुगनी थी, तो दुगनी कौन है, सलमा की आयु, किसकी आयु से, रेशमा की आयु से। तो 2 का गुणा क्या करेंगे, रेशमा की आयु में कर देंगे, रेशमा की आयु में कर देंगे, तभी तो ये बराबर होगी। या इस प्रकार समझ सकते हैं कि आप हैं और एक आपका भाई है, तो अब बराबर कब होंगे, जैसे आपके भाई पर 2 रुपये अधिक हैं और आपके पास, अगर कोई कहे कि आपके पास और आपके भाई के पास दोनों बराबर रुपए करने हैं, आपके पास 2 रुपये अधिक हैं और आपके भाई के पास 2 रुपये कम होंगे, इसका मतलब सीधी सीधी बात है। तो ऐसा करें, या तो आपके 2 रुपये हैं वो घटा दें, या इसे 2 रुपये ऐड कर दें, दोनों ही चीज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, जो 2 का गुणा है जो कम है उसमें कर देंगे, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे, तभी ये सॉल्व होगा। ये समझने वाली बात थी यहाँ। तो 2 का गुणा हम x में करेंगे 2x, और 2 का गुणा 4 में करेंगे तो आपके 8 आ जाएंगे, 2 चौक 8 बराबर x प्लस 6। x को 75 के इधर लाएंगे, बराबर के इधर 75 करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो माइनस के x, और 2 तो सेम उतार लिए हमने, 2x माइनस x, और 8 को इधर पहुंचाएंगे तो पहले से 6 हैं,
तो 6 उतार लिए, और 8 माइनस के तो प्लस के चिन्ह चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार 2x में थे 1x तो x, और 6 और 8 14। तो इस प्रकार x की वैल्यू हमें 14 मिल गई। x की वैल्यू कितनी मिल गई? 14। तो यहाँ पर क्या है, रेशमा की आयु कितनी थी? x थी। वर्तमान आयु रेशमा की x थी, तो इस प्रकार x का मान रखेंगे तो रेशमा की आयु निकल आई कितनी? 14 वर्ष। रेशमा की आयु कितनी निकल आई? 14 वर्ष। और सलमा की आयु कितनी है? x प्लस 10। तो x का मान 14 प्लस 10 कितने हो जाएंगे? 24 वर्ष। तो इस प्रकार आपने आयु से संबंधित ये प्रश्न देखा। आप इसे हल कीजिए और समझिए। आप इसे डायरेक्ट भी ये ना लिखकर, ये हमने समझाने के लिए बताया है। अगर आप यानी आपका समय कम बचता है तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं 4 वर्ष। इसमें 4 घटा देंगे, 4 वर्ष पहले की ये आयु लिख लेंगे। फिर ये क्या करेंगे, 4 वर्ष पहले यानी इसमें से 4 घटा के लिख देंगे। तो x यानी 10 में से 4 जाएंगे तो 6, x प्लस 6 बचेगा। और कंडीशन उसमें दी है दुगनी, तो वो 2 का गुणा कर देंगे और आपका इतना हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा अगर समय नहीं है, अगर आपका प्रश्न छूट रहा है तो क्या चीज़ आप शॉर्ट कर सकते हो, ये हमने आपको बताया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें।